स्वागत है टूडो में। हम जियोग्राफी देख रहे थे। जियोग्राफी में लास्ट जो आपको पढ़ाया था मैं वह था वायु राशि। अब बात करेंगे वायु राशि में इसका क्लासिफिकेशन छूट रहा था, तो क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं एक बार। वायु राशि का टॉपिक है, वायु राशि का क्लासिफिकेशन जियोग्राफी में। अर्थात कितने कितने टाइप के वायु राशि होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए, वायु राशि का क्लासिफिकेशन दो तरीके से आप करेंगे। या तो उद्गम क्षेत्र है, जहाँ पे उद्भव हुए हैं, उद्गम क्षेत्र के आधार पे। या सेकंड नंबर पे आप करेंगे कि प्रक्षेप मार्ग, किस मार्ग पे चल रहे हैं। तो प्रक्षेप मार्ग के आधार पे, अर्थात जो रास्ते में चल रहे हैं वह है प्रक्षेप मार्ग की रास्ता कैसा है, और एक है उद्गम क्षेत्र की, इनका जन्म कहाँ पे हुआ है वायु राशि का। तो उद्गम क्षेत्र के आधार पे फिर से इसमें बात करेंगे ताप के आधार पे और आर्द्रता के आधार पे। ताप के आधार पे और आर्द्रता के आधार पे। पुनः प्रक्षेप मार्ग में बोलेंगे एक ऊष्मागतिकी आधार पे थर्मोडायनेमिक, ऊष्मा का आदान प्रदान करे। थर्मोडायनेमिक क्या होता है, जो ऊष्मा ले और दे, इसका अध्ययन करना ऊष्मागतिकी कहलाता है। तो ऊष्मागतिकी आधार पे। और एक क्या बोलेंगे आप, तो बोलेंगे यांत्रिकी आधार पे, अर्थात ऊष्मा का लेन देन ना करे, कोई बाहरी फैक्टर जैसे चक्रवात, प्रति चक्रवात, ये सब डिसाइड करे। अब ताप के आधार पे पुनः दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ठंडा हो या तो गर्म हो। तो ठंडी वायु राशि या गर्म वायु राशि। अब आर्द्रता के आधार पर फिर से होंगे, या तो समुद्र पे विकसित हो, आर्द्र हो, मतलब समुद्र वाली, या फिर बोलेंगे स्थल वाली। जो समुद्र वाले रहते हैं ये शुष्क हो, आर्द्र होते हैं। समुद्र वाला हमेशा क्षेत्र आर्द्र रहता है, क्योंकि जल वाष्प मिल जाते हैं समुद्र के। और स्थल में जो ही वायु राशि रहती है वो क्या होंगे, शुष्क होंगे। इसके नीचे वायु राशि करिए। वायु राशि, तो ये है क्लासिफिकेशन। किसी का भी क्लासिफिकेशन थोड़ा चार्ट से ही अच्छा समझ में आता है। और बनाइए चार्ट। ठंडी वायु राशि कहाँ पे विकसित होगी, तो ध्रुव क्षेत्र में। ध्रुव, ध्रुव के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पी। पोलर के लिए कैपिटल लेटर में पी इस्तेमाल करना है। तो ध्रुव की वायु राशि। अब ध्रुव में वायु राशि में क्या बोलेंगे आप, कि अगर ठंडी वायु राशि है तो उसको आपको दिखाना है पोलर वायु राशि। अगर आंटिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली वायु राशि है तो उसको आप दिखाएंगे आंटिक क्षेत्र में। ये तो पता चल जाएगा। जैसे बोला जाए आंटिक वायु राशि, आंटिक कहाँ पे है, तो उत्तरी गोलार्ध में है, 60 डिग्री के ऊपर। तो क्या बोलेंगे, ए। और ठंडी वायु राशि है। अब यहाँ गर्म वायु राशि क्या, जो उष्णकटिबंध क्षेत्र में होगी। उष्णकटिबंध गर्म क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंध वायु राशि, जिसको आप दिखाएंगे टी से, टी फॉर ट्रॉपिकल, इस तरीके से। अब ध्रुव में दोनों पोर्शन आ सकते हैं, समुद्र में भी दोनों पोर्शन आएंगे। किस तरीके का, तो इसका फिर से एक छोटा क्लासिफिकेशन देखिए। ध्रुव वाला, समुद्री ध्रुव, मतलब ध्रुव का समुद्र पोर्शन, और स्थल ध्रुव, लैंड वाला पोर्शन ध्रुव का। अगर ध्रुव क्षेत्र में जाएंगे तो ध्रुव क्षेत्र में दोनों हो सकते हैं, समुद्र हो सकते हैं या तो स्थल हो सकते हैं। जब समुद्र आता है तो समुद्र के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, एम फॉर मेरीटाइम। और जब लैंड आता है, स्थल आता है, तो इसके लिए कंटिनेंटल सी का इस्तेमाल करते हैं, सी शब्द। तो समुद्री ध्रुव हो सकते हैं या स्थल ध्रुव हो सकते हैं। जब समुद्र रहेगा एम करिए और ध्रुव को पी, पोलर कर लीजिए। अर्थात समुद्र पे उत्पन्न होने वाले जो ध्रुव क्षेत्र हैं वायु राशि, तो बोलेंगे एमपी वायु राशियां हैं, तो आर्द्र होगी, समुद्र पे उत्पन्न हो रहे हैं। स्थल पे उत्पन्न होने वाले ध्रुव हैं, तो स्थल के लिए सी कंटिनेंटल और पी। इस तरीके से वायु राशि एमपी और सीपी बन गए। किसमें, ये ध्रुव का फिर से क्लासिफिकेशन आपकी है। मतलब एक चार्ट फिर ऐसे बना लेना आपको। फिर से आप
उष्णकटिबंध में जाएंगे तो उष्णकटिबंध का फिर 2 सेक्शन और बन जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। जो उष्णकटिबंध है, उष्णकटिबंध का 2 सेक्शन फिर से कौन कौन से, एक आएगा आपका उष्णकटिबंध का समुद्री क्षेत्र और दूसरा स्थल आ रहा है। तो समुद्र से जो आ रहे हैं वायु राशियां या जो बन रही है वायु राशियां, यहाँ पे आर्द्रता अधिक होंगे, तो समुद्र के लिए एम कर लीजिए और स्थल के लिए सी का इस्तेमाल करिए। प्लस किस क्षेत्र में उष्णकटिबंध, तो टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे करेंगे एम टी और सी टी। एम टी का मतलब क्या बोलेंगे, एम फॉर समुद्र का उष्णकटिबंध क्षेत्र, अर्थात उष्णकटिबंध का समुद्री क्षेत्र, और सी पर स्थल लैंड या भूमि, और टी फॉर उष्णकटिबंध। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलेंगे स्थल का उष्णकटिबंध क्षेत्र। अब स्थल का उष्णकटिबंध क्षेत्र और ध्रुव का क्षेत्र, अब कुछ क्षेत्र का नाम याद कर लीजिए आप लोग एक बार, कि ध्रुव क्षेत्र में जैसे साइबेरिया ध्रुव क्षेत्र है, वायु राशि जो बन रही है, साइबेरिया वाला मिलेगा अर्थात रूस वाला इलाका, कनाडा मिलेंगे उत्तरी कनाडा में, और फिर बोलेंगे आप कि आर्कटिक वाले इलाके में, ये वायु राशियां हैं। फिर उष्णकटिबंध क्षेत्र में आएंगे तो कांगो, अमेजन, ब्राजील वाला इलाका, और फिर आपको मिलेगा तो दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया। ये वायु राशियां हैं। फिर से एक आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर करेंगे, पूर्वी प्रशांत महासागर। ये सारा वायु राशि देख रहे हैं, स्थल के उष्णकटिबंध वायु राशि, समुद्र का वायु राशि हो, ध्रुव क्षेत्र की वायु राशियां हो, जिसमें स्थल और समुद्र दोनों आ रहे हैं। तो मैं नाम काउंट करा रहा हूं आपको, इसमें आप आइडेंटिफाई स्वयं करिए, थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करना होगा आपको, थोड़ा सा अपने बैठ के करिएगा, आराम से हो जाएगा। कि प्रशांत क्षेत्र में बन रहे हैं, पूर्वी प्रशांत, प्रशांत महासागर है, कौन सी वायु राशि होगी, और पूर्वी अटलांटिका, पूर्वी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे जो वायु राशि बनेगी कैसी बनेगी, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दूं मैं कि प्रशांत महासागर बन रही है, तो हमको पता है महासागर में है, एम कर लेंगे, मेरी टाइम है, और किस तरीके का है, तो महासागर में बनने वाला है तो आर्द्र वाला होगा, एम है, और किस क्षेत्र में प्रशांत महासागर, तो ये आप देखेंगे 60 डिग्री के आसपास है, तो पी वाला है एमपी, पोलर क्षेत्र है। इसी तरीके से 60 डिग्री के आसपास पूर्वी अटलांटिक महासागर। लेकिन अगर मैं कांगो की बात करूं, अमेजन, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया, ये कहाँ पे पड़ रहे हैं आपके, ट्रॉपिकल क्षेत्र, उष्णकटिबंध क्षेत्र में। अब इसमें आपको थोड़ा काउंट करना पड़ेगा, टी अर्थात उष्णकटिबंध क्षेत्र में पूरा है, और ये पूरा क्या है, साइबेरिया, कनाडा, आर्कटिक, ध्रुव क्षेत्र में आ जाएंगे। तो ये तो स्थल वाले हो गए, ये समुद्र वाले हो गए, और ये उष्णकटिबंध में पड़ने वाले वायु राशियां हैं। अब बात कर लेंगे हम लोग प्रक्षेप मार्ग के आधार पे क्लासिफिकेशन। प्रक्षेप मार्ग, प्रक्षेप मार्ग के आधार पे 2 बताया था मैं आपको, कौन कौन सा, एक ऊष्मागतिकी, जब भी शब्द आप सुनेंगे समझिए कि ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है 2 अलग अलग स्ट्रक्चर सतह के बीच में, और दूसरा क्या है, ऊष्मागतिकी प्रक्षेप के आधार पे, यांत्रिकी गति के आधार पे प्रक्षेप मार्ग पे चल रही है, रास्ते पे चल रही है। मान लेता हूं कि इसमें कोई ठंडी वायु राशि है, ठंडी वायु राशि है, और स्थल गर्म है। देखिए एक क्या है, एक वायु है और एक स्थल है। तो वायु राशि किस तरीके की है, ठंडी है, और स्थल क्या है, तो बोलेंगे आप गर्म है। रिजल्ट ये है कि मूव गति कौन कर रही है, ये गति कर रही है। जैसे ही गर्म वाले संपर्क में आएगी, लैंड के संपर्क में आएगी, लैंड गर्म है
इसके संपर्क में जैसे ही वायु राशि आ रही है और है ठंडी, तो नीचे वाला तो गर्म हो जाएगा और ऊपर वाला क्या रहेगा, ठंडा रह जाएगा वायु राशि। लैंड के संपर्क में आया, क्योंकि लैंड गर्म है, वायु राशि का निचला पोर्शन तो गर्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला पोर्शन जो रहेगा ठंडा रहेगा। रिजल्ट है, इस सिचुएशन बोलते हैं ताप में तो गर्म हो गया, ऊपर ठंडा होगा, नॉर्मल ताप राशि। ठीक है, नीचे में क्या है, गर्म है, ऊपर में ठंडा है, तो ये समान ताप हासदर कहलाता है। अर्थात नीचे गर्म है, ऊपर ठंडा है। रिजल्ट ये रहेगा, यहाँ पे संवहन धारा बनेंगे। क्या बनेंगे, संवहन धारा। इस प्रकार की वायु राशि में संवहन धारा बनते हैं, कपासी मेघ छाएगा और घनघोर वर्षा होगी। जब वायु राशि का नीचे वाला पोर्शन तो गर्म हो, ऊपर पे जाएंगे आप ठंडा होगा। जैसे ही वायुमंडल में ऊपर में जाते हैं तो ठंडा होता है। इस तरीके की वायु राशि हमेशा क्या बोलेंगे, तो अस्थिर होती है, अनस्टेबिलिटी है, स्थायी नहीं है, अस्थिर होती है। संवहन धारा बनते हैं, कपासी मेघ छाएगा, घनघोर वर्षा होती है। अब स्थिति उल्टा कर दीजिए कि वायु राशि गर्म हो, क्या बोलेंगे, गर्म वायु राशि, और इधर लैंड क्या हो, स्थल ठंडा हो। तो ये ठंडा है और ये गर्म है, स्थिति उल्टी हो जाएगी। ये गर्म है और वो ठंडा है, तो जैसे ही इसके संपर्क में आ रही है वायु राशि, तो नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ठंडा होगा, और ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, गर्म रहेगा। रिजल्ट रहेगा कि इस तरीके की वायु राशि, नीचे वाला ठंडा हो जाएगा, क्योंकि लैंड क्या है, ठंडा है। वायु राशि गति कर रही है, लैंड थोड़ी गति करती है, लैंड नहीं गति करती है। वायु राशि गति करने के कारण नीचे वाला इलाका वायु राशि का ठंडा हो जाएगा, ऊपर में गर्म होगा। इसको बोलते हैं तापमान का व्युत्क्रमण, तापमान का व्युत्क्रमण। और इस तरीके की वायु राशि स्थिर होती है, वर्षा नहीं करेगी, संवहन धारा नहीं बनेंगे, बोलेंगे स्थिर होगी और संवहन धारा नहीं बनते हैं। संवहन धारा कुछ ऐसे रहते हैं, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और घनघोर वर्षा करती है। क्या बोलना है, संवहन धारा कुछ ऐसे रहते हैं, वायु राशि गर्म होकर ऊपर उठती है और वर्षा करती है। तो इस तरीके की वायु राशि में बिल्कुल वर्षा नहीं होगी। तो ये दो हो गए। एक यांत्रिकी गति क्या है, यांत्रिकी अर्थात ऊष्मा का आदान प्रदान है। इसमें तो ऊष्मा का आदान प्रदान है दो अलग अलग सतह के बीच, स्थल और वायु राशि के बीच। लेकिन यांत्रिकी में चक्रवात का प्रभाव पड़ेगा वायु राशि पे, प्रति चक्रवात का। यह नीचे उतर रही है घाटी में, यह पर्वतों से टकरा रही है। किस तरीके का है यांत्रिकी गति। यांत्रिकी गति में आपको बोलना है कि चक्रवात का प्रभाव पड़ सकता है वायु राशि पे, प्रति चक्रवात का, या पर्वत घाटी, इसका प्रभाव पड़ सकता है। देखिए चक्रवात क्या है, वायु मूव कर रही है वृत्ताकार रूप में। जब वायु वृत्ताकार रूप धारण करती है, चक्रवात कहलाता है। जैसे ही वायु राशि में चक्रवात का प्रभाव पड़ता है, तो वायु क्या होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। वायु नीचे से ऊपर जा रही है, और इस तरीके की वायु राशि में हमेशा क्या रहता है, अस्थिरता रहती है। और संवहन धारा बनेंगे। जब भी वायु नीचे से गर्म होकर ऊपर उठे, समझिए कि गर्म वायु है, ऊपर उठ रही है, संवहन धारा बनेगा और चक्रवात की स्थिति आती है। संवहन धारा बनने के बाद क्या होगा, घनघोर वर्षा करती है, बहुत वर्षा करेंगे। प्रति चक्रवात में उल्टा कर देना है। प्रति चक्रवात बनते सही है, लेकिन वायु इसमें जैसे अंदर की ओर चल रही है, इसमें बाहर की ओर ऐसे दिखाना है आपको। अर्थात वायु ऊपर से नीचे उतरती है। तो इस तरीके की वायु राशि शांत होती है, शांत वायु राशि, और संवहन धारा नहीं बनेंगे। संवहन धारा नहीं बनेंगे, नहीं वर्षा होगी। आपको ऐसे लेके चलना है, दो को एक साथ में। चक्रवात की उल्टी स्थिति प्रति चक्रवात है, प्रति चक्रवात पता है तो चक्रवात पता चल जाएगा।
चक्रवात में वायु नीचे से ऊपर जा रही है, ठंडी होगी, वर्षा करेगी। प्रति चक्रवात में वायु ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आने के कारण वर्षा नहीं करेगी, स्थायी होगी वायु राशि। पर्वत है और एक घाटी है। और पर्वत क्षेत्र की वायु राशि मान लेता हूँ ये, तो पर्वत क्षेत्र में कोई वायु राशि नीचे उतर रही है, तो वायु ऐसे नीचे जा रही है। तो ऊपर में पर्वत क्षेत्र का ठंडा क्षेत्र रहता है, अर्थात रात में तो ठंडा हो जाती है वायु, धीरे धीरे नीचे जा रही है। नीचे तो गर्म रहते हैं क्षेत्र, एक गर्म है, ऊपर में ठंडी है। अब वायु क्या ऊपर में ठंडी है, नीचे जा रही है तो गर्म हो जाएगी। तो नीचे में गर्म हो जाने के बाद क्या होता है, इस तरीके की वायु राशि में बोलेंगे जो पर्वत क्षेत्र से नीचे जा रही है तो अस्थिर वायु राशि नहीं होती बल्कि स्थिर होगी। लेकिन घाटी में फिर अगर उल्टी स्थिति करे, वायु गर्म करके फिर ऊपर उठा रहे हैं आप, तो फिर से स्थिरता की जगह अस्थिर कर देंगे, फिर वर्षा कराएंगे, वायु राशि अस्थिर हो जाती है। दो स्थिति है, एक ठंडी है वायु, भारी हो गई, भारी होने के कारण नीचे उतरती है, अपने वजन के कारण नीचे आ रही है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। दूसरा फिर यही वायु गर्म होकर ऊपर चढ़ेगी। देखिए एक साइड है पर्वत और दूसरी साइड घाटी है। यही कारण है हमेशा जियोग्राफी में दो चीज को एक साथ लेके चला जाता है, अकेले से पर्वत नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि पर्वत है तभी घाटी है, घाटी है तभी पर्वत है, चक्रवात है तभी प्रति चक्रवात है, प्रति चक्रवात है तभी चक्रवात है। अगर एक पोर्शन आपको समझ में आएगा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक समझ में आएगा। जब आपको ये पता चल जा रहा है कि वायु ठंडी है, ठंडी होने के कारण वजन हो गई, उसमें वजन होने के बाद क्या है, वो नीचे आ रही है, गर्म हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे पर्वत वायु राशि। इस तरह की वायु राशि वर्षा नहीं करेगी, तो संबंध धारा तो बनेंगे नहीं, वर्षा कहाँ से करेगी। दूसरा बोलना है फिर से यही वायु गर्म होकर घाटी के साथ ऊपर चल रही है, ये वाला डायरेक्शन, ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन है। तो दो डायरेक्शन बन रहे हैं ए और बी, इसमें बस वर्षा करेगी अर्थात वायु राशि अस्थिर होगी, और इसमें वायु राशि क्या होगी, स्थिर होगी। तो बस यही है क्लासिफिकेशन, कुछ टफ नहीं है, आसान है। एक बार प्रैक्टिस करिए और नोट्स बनाइए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए टू डू एस, बने रहिए टू डू एस में।